अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं, आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि आपकी मुलाकात अहम शख्सियात से करवाई जाए, तो आज ख़ास तौर पर मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर इजाज़ सुल्तान साहब। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन झंग के सदर हैं। उनके साथ डॉक्टर इशफाक साहब झंग के मारूफ डॉक्टर हैं, ये भी मेरे साथ हैं। तो इनसे आज सीधी सीधी बातें होंगी। जो लोग आप अक्सर डॉक्टर्स पर एतराज़ कर रहे होते हैं और बहुत सी बातें कर रहे होते हैं, तो आज ये सारी बातें मेरे इस प्रोग्राम में आपको उनके जवाब देंगे डॉक्टर इजाज़ सुल्तान साहब और डॉक्टर इशफाक साहब। डॉक्टरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इजाज़ सुल्तान साहब वेलकम, और डॉक्टर इशफाक साहब आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मैं आपका इंतहाई ममनून हूँ। और साथ ही पहला सवाल ये करूँगा कि क्या आप समझते हैं बतौर एसोसिएशन के सदर DHQ हॉस्पिटल में जो सहूलियात दी जा रही हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट झंग के लिए काफ़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम और इतना आपका माशाल्लाह फेमस प्रोग्राम है, तो उसमें मुझे ये ऑनर दिया कि मैं इसकी मेहमान आपका बन सकूं। तो आपका क्वेश्चन में अगर थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो ये जब हॉस्पिटल हमारा DHQ झंग बना है, शायद 70s में बना होगा, और उस टाइम जो झंग की आबादी होगी वो इससे इंतहाई कम है, और अब आबादी चूँकि बढ़ते बढ़ते जो इंक्रीज़ हुई, लेकिन जो आपकी देखें जो हमारा हॉस्पिटल का वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आलमोस्ट सेम है, फिर जो कैंपस है वो भी आलमोस्ट सेम है। तो हम वो लिमिटेड रिसोर्सेज में हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें ज़ाहिर बेहतरी की गुंजाइश भी है और इसको एक्सपेंड भी होते रहना चाहिए। और अब गुलाम नबी ब्लॉक बन रहा है तो उसमें हमें काफ़ी बेड जो एक्स्ट्रा हमें मिलेंगे, और डॉक्टर्स भी एक्स्ट्रा होंगे, और पैरामेडिकल स्टाफ और फैसिलिटीज पेशेंट को डेफिनेटली बेहतर मिलेंगे, यानी उम्मीद है। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि DHQ हॉस्पिटल का सबसे बड़ा मसला क्या है तो क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया आपके प्रोग्राम में। तो DHQ में बेसिकली बहुत सारे मतलब मसाइल हैं। मसलन कि इसमें हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, फिर फंड्स की कमी होती है जो अक्सर औक़ात आड़े आती है, जिसमें मरीज़ों को प्रॉपर वो सहूलियात नहीं दी जा सकती जो कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन देना चाह रही होती है, और जो इस वजह से जो है वो प्रॉपर मरीज़ों का वो इलाज वहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह होती है। बेसिक जो है वो स्टाफ की कमी है हमारे हॉस्पिटल में। स्टाफ, हाँ जी। और आप जैसे आप देख लें, अब जैसे हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनमें अब जाके लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज शुरू हुई हैं वो कुछ, और हमारे पास बिल्डिंग नहीं है प्रॉपर ना, उसमें अब हमारे पास डॉक्टर्स अगर हैं तो प्रॉपर OTs नहीं है उनके लिए ना, उनको मतलब प्रॉपर हर सर्जन के लिए या हर डिपार्टमेंट के लिए। अब देखें न्यूरो सर्जरी है वो हमारा अब तक शुरू नहीं हो सका वहाँ पे। न्यूरो सर्जन हमारे पास मौजूद है, लेकिन न्यूरो सर्जरी का OT शुरू नहीं हो सका क्योंकि ऑपरेशन थिएटर नहीं है हमारे पास। इसी तरह यूरोलॉजी है, यूरोलॉजिस्ट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो सकते क्योंकि ऑपरेशन थिएटर नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अच्छा, ये तो हुकूमत वक्त की भी ख़ास तौर पर मैं समझूंगा और साबका हुक्मरानों की भी नालायकी है कि अभी तक इस हॉस्पिटल को इस तरह अपग्रेड नहीं किया जा सकता। इसमें हमारे मैं समझता हूँ कि जहाँ हुकूमती नुमाइंदों का भी रोल है ना उसमें। डॉक्टर साहब, इस हवाले से आप डॉक्टर इजाज़ साहब से बात करूँगा कि अक्सर आप लोग अपने मुतालबात के लिए एसोसिएशन बनाई जाती है कि हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए। कभी ऐसा भी हुआ कि DHQ हॉस्पिटल में सहूलियात का फुकदान है तो आपने इस हवाले से एहतजाज किया हो कि भाई हमें यहाँ सहूलियात दें ताकि हमारे डॉक्टर अच्छा काम कर सकें? जी बिल्कुल, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। बल्कि हमारा जो PMA के एसोसिएशन है तो उसमें हमारा ये सिर्फ ये नहीं कि डॉक्टर्स की वेलफेयर के लिए काम करना है या डॉक्टर्स की आवाज़ बुलंद करनी है, हमने पेशेंट की वेलफेयर भी देखनी है, और उनको जो मसले मसाइल हैं उनकी आवाज़ भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचानी है और अपने जो अवामी नुमाइंदगान हैं उन तक भी पहुंचानी है। मेरी जब भी मुलाकात अपने MNA साहब से या MPA साहब से हुई है तो मैंने एक बात उनको ज़रूर कही है कि मेडिकल कॉलेज जो है वो झंग में, लेकिन जो झंग हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये 1859 का डिस्ट्रिक्ट है, और जो इंडो पाक के जो पहले 10 डिस्ट्रिक्ट थे उनमें झंग का नाम भी शामिल है। और अनफॉर्चुनेटली तरक्की में बाकी डिस्ट्रिक्ट हमसे बहुत आगे चले गए, और हम बजाय उस स्पेस पे ही रहते हैं हम और पीछे होते चले जा रहे हैं। तो उसमें ये जो हमारे मेडिकल कॉलेज है, अलाइड हॉस्पिटल ने भी झंग में शिफ्ट होना था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तो जब तक हमारा मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा तो मैं नहीं समझता
कि हम बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ वाइज उसी पेस को बरकरार रख सकें। यानी जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा हमें वो सहूलियात नहीं मिल सकती। बिल्कुल नहीं, हम एट पार नहीं आ सकते, फैसलाबाद के लेवल पे नहीं आ सकते, पिंडी के लेवल पे नहीं आ सकते। अपने सराउंडिंग बखर में बन रहा है, लिया में बन रहा है, साहिवाल में बना हुआ है, तो मतलब ये हमारा डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं जंग उसमें शामिल होता है। डॉक्टर इशफाक साहब ये बताइएगा कि ये जो हॉस्पिटल हमारा है इसमें बहुत सी, जैसे आपने बताया कि निशानदेही की स्टाफ पूरा नहीं है या जो भी इसमें कमी है, उसके अलावा एक बड़ी बात है कि वही डॉक्टर जो सरकारी हॉस्पिटल में बैठा होता है उसके पास अगर कोई बंदा चेक करवाता है तो फिर उसे तसल्ली नहीं हो रही होती, और वही उसी डॉक्टर के पास अगर वो प्राइवेट क्लिनिक में आता है तो वो समझता है कि मैं मुतमिन हूँ। तो वहाँ क्या वजह है कि डॉक्टर क्या पूरा टाइम दे पाता पेशेंट को, वो अपना एतमाद क्यों नहीं पूरा कायम कर पाता? आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। ये बात आपकी 100% ठीक है कि पेशेंट सरकारी अस्पताल में मुतमिन नहीं होता। उसकी बड़ी वजह ये है कि ओवरबर्डन। वहाँ सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर को 100 150 के करीब मरीज़ देखना पड़ता है, तो फिर हर मरीज़ को प्रॉपर वो टाइम नहीं दिया जा सकता, जिसकी वजह से मरीज़ मुतमिन नहीं होता। जबकि प्राइवेट क्लिनिक में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे एक तो मरीज़ कम होते हैं, डॉक्टर फिर उसको प्रॉपर तरीके से देखता भी है, लेकिन देखने में मेरा ख्याल है कोई डॉक्टर अपने वो उसमें बेईमानी या उसकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता कि वो सरकारी अस्पताल में भी उसी तरह ही देखते हैं जैसे प्राइवेट में देखा जाता है। लेकिन रश होने की वजह से आप कभी आउटडोर आएँ, देखें कितना रश लगा होता है, एक मतलब ऐसे लोग चढ़ के खड़े होते हैं और 150 एक डॉक्टर को मरीज एक दिन में देखना पड़ता है। अब एजाज साहब के डिपार्टमेंट भी आई में आके कभी आप तशरीफ लाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ एक डॉक्टर को मतलब कितने रश की वजह से आप समझते हैं कि आप पूरा टाइम नहीं दिया जा सकता। अच्छा, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब बहुत ऐसा देखा है कि वही डॉक्टर अगर प्राइवेट क्लिनिक पे दिन में 100 या 200 बंदे को चेक कर रहा है तो वहाँ बड़े 2-4 मिनट उस पर दे रहे होते हैं टाइम, और बड़ी तसल्ली से, और उसके रवैये में बड़ी तब्दीली होती है जब वो अपने क्लिनिक पे वही डॉक्टर बैठा है, जबकि जब सरकारी हॉस्पिटल में बैठा उसका रवैया ही और होता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। हमें अपने रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है, ठीक है ना। प्राइवेट में और गवर्नमेंट में हमारा रवैया एक ही होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। फ़र्क है, इसमें डिफरेंस है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन सारे डॉक्टर्स का नहीं होता। हमारे बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनका रवैया मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। और वजह वही है कि रश की वजह से हम उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। और दूसरी एक बात ये कि जंग हमारा पंजाब का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, पूरे पंजाब से इधर से उधर से ट्रैफिक भी यहाँ से होकर गुजरती है, इसलिए हमारे जंग में एमरजेंसी भी ज़्यादा आती है, ठीक है ना। और एमरजेंसी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से ओपीडीज़ में भी रश बहुत ज़्यादा होता है। इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि या तो जैसे जैसा हमने कहा कि टीचिंग लेवल अपना जो मेडिकल कॉलेज, अगर मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता तो कम से कम इसको टीचिंग हॉस्पिटल के साथ अटैच कर दिया जाए कि ताकि वही सहूलियात जो फैसलाबाद में जिनके लिए हमें भेजना पड़ता है हम उनको यहाँ दे सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा माशाल्लाह डॉक्टर पढ़ लिख कर आते हैं पूरी मेहनत के साथ और बड़े अच्छे इदारों में पढ़ के फिर आके डॉक्टर बनते हैं, और उसके बाद फिर जाके जैसे मैंने कहा कि रवैया नहीं ठीक होता, तो इस हवाले से कोई एसोसिएशन भी कोई काम करती है कि आप सीनियर डॉक्टर्स अपने जूनियर को समझाएं कि यार पेशेंट के साथ थोड़ा रवैया हॉस्पिटल में सरकारी में भी बेहतर रखना होता है? कभी ऐसा हुआ? जी बिल्कुल ऐसा होता है कि जब मुख्तलिफ प्रॉब्लम आती हैं पेशेंट के साथ तो ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंप्लेंट जाती हैं, हमारे तक भी कंप्लेंट आती है, फिर कोलीग्स हमारे से रब्ता भी करते हैं, फिर हम उनको ये समझाते हैं। और जो मैंने एज ए प्रेसिडेंट और पहले एज ए जनरल सेक्रेटरी सर्व किया है डिस्ट्रिक्ट जंग के एज ए PM में, तो उसमें जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पुलिस का तो जो रवैया है वो उसमें प्रॉब्लम है, और उनको समझाते भी रहते हैं कि इसको देखें जब पेशेंट आता है वो उस टाइम वो डिसअपॉइंटिंग फेज में होता है, एंगर भी उसको होती है। किसी को इमरजेंसी खुदा न खातिर ना उसकी जेब में पैसा होगा, ना उसको कोई अपने क्लोज रिलेटिव उस टाइम उसके पास होंगे, पता नहीं कौन उसको आपके पास ले आया, पैसे हैं नहीं हैं, फिर साथ वाले वो मतलब आप उनको बिल्कुल स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड के तौर पे आप ना लें, वो उस टाइम इमरजेंसी में होते हैं, तो वो अग्रेशन भी आपने एब्जॉर्ब करना है, उसी एक्यूट फेज में आपने उसको ट्रीट भी करना है और उसको प्रॉपर गाइड भी करना है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमें अपना रवैया और बेहतर करना होगा और पेशेंट के साथ और ज़्यादा अच्छे लाइज़ॉन रखना होगा, ताकि और प्लस हमारा जो पेशा है बीइंग ए डॉक्टर, तो इसमें इबादत भी है। अगर आप एक अच्छे अल्फाज के साथ
पेशेंट को एड्रेस करते हैं तो आपको सवाब का सवाब है और पेशेंट आपका जो है वो भी ठीक होता है, दुआएं भी मिलती हैं। तो इसमें बिल्कुल डेफिनेट बात है कि इसमें आपकी रवैया बेहतर होने की जरूरत है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँ डॉक्टर साहब कि इसमें हमारी गाय बगाए PMA के फोरम से कम्युनिकेशन और स्किल्स की वर्कशॉप्स होती रहती हैं, जिसमें डॉक्टर्स को सिखाया जाता है कि किस तरह मरीज़ के साथ हमने डील करना है, कि मरीज़ आता है तो उसको किस तरह हमने हैंडल करना है, क्योंकि वो पेशेंट जो आता है बेचारा दुख में होता है, शौक में होता है, गुस्से में भी होता है बात ना, तो वो स्किल्स हमें सिखाए जाते हैं। PMA भी उसके लिए कोशिश कर रही है। अच्छा, कभी फील ये हुआ है आपको, दोनों डॉक्टर साहबान बैठे हैं, आप एसोसिएशन के सदर हैं, आप भी माशाल्लाह एक छंग के नामी गिरामी डॉक्टर हैं, कभी ये फील हुआ है कि ये तासुर क्यों है कि डॉक्टर भी एक माफिया बन चुका है? ये आपका क्वेश्चन ऐसा है कि इसको स्ट्रेट अवे मैं डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पिछले जब हम स्टूडेंट थे और हमें नया नया शौक़ था, हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंसानियत की खिदमत करनी है, तो उस टाइम हमारे ध्यान में कोई इस तरह की ये माफिया नाम का वर्ड हमने हमारे कानून ने नहीं सुना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ ही कमर्शलाइज होती चली गई, तो हमारा शोबा भी ज़ाहिर है इसी मुआशरे का एक हिस्सा है, तो वो भी इसी लपेट में आ गया, इस कमर्शलाइजेशन से वो बच ना सका। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी हमारे बड़े सीजन डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी बड़ा एथिकल प्रैक्टिस करते हैं और पेशेंट के साथ ट्रू प्रोफेशनल हैं, और बल्कि हम उनको देख के हमने डॉक्टरी का शौक़ भी पैदा हुआ और उनको देख के हम अपना स्किल लेवल भी बेहतर किया, अपना नॉलेज बेहतर किया, अपनी क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव की। तो लेकिन आपकी जो बात बिल्कुल ठीक है, और इसको हमें हमारा जो शोबा है इसको कमर्शलाइज होने से बिल्कुल मिनिमाइज़ रखना चाहिए, क्योंकि ये आपने पेशेंट को सर्व करना है, कोई बिज़नेस नहीं करना। डॉक्टर साहब आप उसमें मैं आपकी बात, ये माफिया की जो आपने बात की ना, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता ना, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ से हमारे मसाइल भी हैं ना, कि लोग हमारे मसाइल को भी समझने की कोशिश करें। कमर्शलाइजेशन की जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, वो बात ठीक है, कमर्शलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ा और उस वजह से मतलब लोगों को ये महसूस हुआ कि ये माफिया है या फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हमारी जंग की फ़ीसें आप कंपेयर कर लें फैसलाबाद लाहौर से, तो हम बहुत मतलब नीचे लेवल के पे हैं ना। हम मतलब जो वहाँ पे 2500 कंसल्टेंट फ़ीस ले रहे हैं, हमारे यहाँ पे 1000, 1200, 1500, मेरे ख्याल 500 तक भी यहाँ फ़ीस चलती है। तो इस वजह से हमारे जहाँ पे आप पब्लिक के मसाइल हैं, डॉक्टर्स के मसाइल भी हैं, उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है कि उनके मसाइल भी उनके लेवल पे आगे। यही कोशिश है कि आपके मसाइल को भी हम साथ लेके चलें, पब्लिक के भी साथ लेके चलें। आज इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद भी यही है, और आइंदा भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके मसाइल को हाईलाइट करने के साथ पब्लिक के जो इश्यूज हैं वो भी तो डायरेक्ट आपके रिलेटेड है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एसोसिएशन कोई ऐसा फैसला कर ले कि यार इस कैटेगरी के डॉक्टर्स की ये फ़ीस होनी चाहिए, मसलन 2-3 कैटेगरीज बन जाएँ, और उसमें आप लोग बैठ के डिसाइड कर लें कि प्राइवेट क्लिनिक पर आपकी फ़ीसें ये हों, तो फिर कुछ भला हो सकता है लोगों को। ये बिल्कुल, ये एसोसिएशन हर स्पेशलिटी की आपस में भी एक लाइजोन होता है। जैसे आई की हमारा स्पेशलिटी है, ENT की स्पेशलिटी, जनरल सर्जरी, मेडिसिन, वो आपस में बैठ के ये चीज़ें करते हैं डिसाइड। लेकिन ज़ाहिर है वो फिर चूँकि इंडिविजुअल एक पर्सन की जो स्किल लेवल है या वो अपने आप को समझता है कि मुझे इस लेवल पे चार्ज करना चाहिए या सर्व करने के लिए इतने मेरी, तो वो फिर हम बहुत ज़्यादा उसको फोर्स तो नहीं कर सकते। लेकिन हम कोशिश यही होती है कि आप अपनी जो जंग का पेइंग लेवल है मरीज़ों का, उसका भी आपने ध्यान रखना है, और उनको ये ज़रूर बात समझाते हैं कि एक कॉमन मैन है, कॉमन पेशेंट है, आपको अफोर्ड कर। मेडिसिन भी बोली, आमतौर पर डॉक्टर साहब तासुर है कि डॉक्टर साहब जो मेडिसिन लिखते हैं ना जी, ये भी फिक्स्ड होती हैं इनकी पीछे कंपनियों के साथ और मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल्स के साथ और मुख्तलिफ मेडिकल रैप से सहूलियात ले रहे होते हैं हर किस्म की, तो ये भी फिक्स्ड होती है, जो मेडिसिन लिख रहे होते हैं वो फिक्स्ड होती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरा जो व्यू है ना, वो हमें ऊपर के लेवल पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो लोग कंपनियों को इजाज़त देते हैं, खुली छूट देते हैं, एक दवाई एक कंपनी की 1 रुपये की है, वही दवाई दूसरी कंपनी की 100 रुपये की है। अब दोनों में से एक गलत है, चाहे वो 100 रुपये वाला गलत है या 1 रुपये वाला गलत है। और दूसरा ये कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसने कंपनियों को मार्जिन इतना ज़्यादा दे दिया है कि वो उसमें अपनी मर्ज़ी करते हैं फिर।
ठीक है ना। उसमें नो डाउट के वो डॉक्टर्स को भी ओबलाइज करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं सामने है। हमने अपनी आंखों से देखा है डॉक्टर्स, एक छोटे से क्लिनिक से हमने प्लाजे बनते देखे हैं डॉक्टरों के। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उसमें कंपनियाँ फिर ओबलाइज, अब इनको पहले तो कंपनियों को दायरे में लाना चाहिए ना, कि उनकी फ़ीस, उनके जो मार्जिन है उसको फिक्स करें ताकि वो बेनिफिट पेशेंट को जाए, ठीक है, या वो रिसर्च पे पैसा खर्च करें ना, इस तरफ क्यों करते हैं। कंपनियों को इनको बाउंड करना चाहिए, कंपनियां बेलगाम है, कंपनियां बेलगाम है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब डॉक्टरों को भी तो सोचना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। नो डाउट। एक आम लोग ये समझते हैं, आप मतलब 10 मेडिसिन लिखी है ना, तो लोग समझ रहे होते हैं यार पता नहीं 2 भी ठीक होनी नहीं, 8 पता नहीं की करना, इसमें एक्स्ट्रा लिखी। फिर मैं फिर वही बात करूँगा कि इसमें सारे ऐसा नहीं करते हैं, कुछ चंद लोग होते हैं जो इस तरह करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो एथिकल प्रैक्टिस करती है। मेजॉरिटी बल्कि मैं कहता हूँ 90% लोग अब वो एथिकल प्रैक्टिस करती है, वो इस तरह के चक्करों में नहीं पड़ते। डॉक्टर साहब आखिर में मैं चाहूँगा कि झंग के डॉक्टर्स के लिए आप हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए कोई मैसेज देना चाहें, ताकि कुछ कोई पंजाबी कहते हैं हाथ थौला रख लें। नहीं, बीइंग ए प्रेसिडेंट पीएमए और रिसेंटली मैं इलेक्ट हुआ हूँ और पूरे डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर ने जो है ना मेजॉरिटी के साथ मुझे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, तो मेरा मैसेज डॉक्टर के साथ यही होगा कि जो प्रोफेशन आपने चूज़ किया है तो उस प्रोफेशन के बहुत सारे तकाज़े हैं कि आपने लोगों को सर्व करना है, अपना रवैया बहुत ही हम्बल रखना है और गरीब लोगों का ख्याल रखना है और अपने इलाके की जो पेइंग कैपेसिटी है उसको नज़र रखते हुए आपने ठीक है आपने अपनी लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव करना है हर बंदे को, क्योंकि डॉक्टर और तो कोई काम कर नहीं सकता, उसने यही 24 आवर यही काम करना है, अपनी लिविंग भी उसने बेहतर करनी है, तो लेकिन उसको पेशेंट के जो है लिविंग स्टैंडर्ड उसके मुताबिक चलना है और अपनी एथिकल प्रैक्टिस करनी है और पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है पूरी ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट जॉब के साथ इंसाफ करना है, फिर जो क्लिनिक का टाइम है उसमें आप ज़रूर करें। तो ये मेरा पैगाम है। और बहुत से फार्मास्यूटिकल से बचना भी है, बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी कंपनियां से जो बचना है। मैं आपको और बताता हूँ कि कंपनियों ने ये रखो, एक अखबार में एक दफ़ा आया था कि कंपनियों इतना भी बोनस देती हैं कि ट्रक जमा ट्रक प्लस सुजुकी का वाला बोनस भी यहाँ चल रहा है। इस तरह की कंपनियों को गवर्नमेंट को भी नज़र रखनी चाहिए कि उनकी एफिकेसी क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, और इस तरह की कंपनियों को बैन भी करना चाहिए कि जो इतना, या उनके रेट कम करने चाहिए भी, इनको जो इतना प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, तो ये किधर है, उनका कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि ये कैसे कर रहे हैं। जो मिनिस्ट्री वाले हैं वो अपना हिसाब किताब देख के उनको मतलब खुली छूट देते हैं कि वही कंपनी का रेट 300 रुपये होता है, मार्केट में वो 50 रुपये का टीका बिक रहा होता है। तो इस चीज़ को तो कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है, यानी गवर्नमेंट भी। मैं आप दोनों मेहमानों का इंतहाई ममनून हूं कि आज अपने कीमती वक्त में से मेरे इस प्रोग्राम के लिए मुझे वक्त दिया, और मेरी कोशिश रहेगी कि इसी तरह डॉक्टर्स के इश्यूज़ पर और पब्लिक के इश्यूज़ पर आपके साथ गाहे बगाए गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहे। इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि आपसे इजाज़त। नाज़रीन, आज मैंने कोशिश की कि आपकी मुलाकात डॉक्टर एजाज़ सुल्तान साहब से करवाई, डॉक्टर इशफाक साहब से, और इनसे वो बातें पूछी जो आपके दिलों में थी, जो आप करना चाह रहे थे, और काफ़ी हद तक इन्होंने जवाब दिए। अब उस पर आप लोग कितने मुतमिन हुए ये आप नीचे कमेंट्स में कर सकेंगे और मुझे कॉल करके भी बता सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से भी रब्ता रहेगा और इन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।